तो दोस्तों एशियंट हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टार्ट कर दिया था, उसका ओरिजिन, उसका डिक्लाइन, आर्यन प्रॉब्लम, ये सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स हमने देखी थी। और अब इस चौथे लेक्चर में हम टाउन आर्किटेक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन का देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे 3 लेक्चर्स देख चुके हैं, तभी आप इस लेक्चर में आए हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर एक्सटेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारी वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें वो आप तक सबसे तेज पहुंच जाया करे। दोस्तों शुरू करते हैं इस चौथे लेक्चर को, जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर टाउन को देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन दो पार्ट में बटा हुआ था, लोअर टाउन और अपर टाउन। लोअर टाउन नॉर्मल लोगों के लिए था, लेकिन अपर टाउन जिसको सीटाडेल भी कहा जाता है, यहाँ पर वीआईपी और एडमिनिस्ट्रेटर्स रहा करते थे। ये रेस टाउन था, ऊंचाई पे बना हुआ टाउन था, चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था फोर्ट की तरह। और इसको बाढ़ और दुश्मनों से बचाने के लिए इस तरीके का बनाया गया था। और जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी वह अपर टाउन में ही देखने को मिलती थी। और दोस्तों पूरा का पूरा अगर टाउन हड़प्पन सिविलाइजेशन में बात की जाए तो पूरा टाउन जो है यहाँ पर वो गिल्ड पैटर्न में, ग्रिड पैटर्न है दोस्तों, ये माफ कीजिएगा नोट्स में कहीं कहीं गलतियां हैं। ये ग्रिड पैटर्न में पूरा का पूरा टाउन यहाँ पर बना हुआ है। और इसका जो आज की डेट में एग्जाम्पल है वो चंडीगढ़ बेस्ट एग्जाम्पल है। पूरे टाउन को ग्रिड में बांटकर सेक्टर्स में बांटा गया है। ये सेक्टर 1 सेक्टर 2 ऐसे करके बांटा गया है। और जितने भी रोड्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन में जो रोड्स थे उनकी सबकी जो चौड़ाई है वो स्पेसिफिक थी, फिक्स थी। और मेन रोड की चौड़ाई यहाँ पर सभी रोडों की 30 फीट मिलती थी। वहीं दोस्तों कोई घर ऐसा नहीं था जिसका जो दरवाजा हो, जो मेन डोर हो, वो मेन रोड पर जुड़ता हो। और सारे के सारे डोर्स जो थे वो बैक साइड से जुड़ते थे। और इसी के साथ दोस्तों हर घर में आपको एक ओपन कोर्ट यार्ड मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर हर घर में ये देखने को मिल सकता है। और सभी घरों में आपको बाथिंग प्लेस मिलेगा। और ये बाथिंग प्लेस जो है वो एक हाई रेस्ड ग्राउंड पे बनाया गया होगा, ताकि पानी जो है वहां से डाउनवर्ड फ्लो कर सके। और इसी के साथ ज्यादातर टॉयलेट्स में अपने कुएं और अपने टॉयलेट्स हुआ करते थे। और पूरी दुनिया में ये कहीं देखने को नहीं मिलता कि हर घर में अपना कुआं हो, अपना बाथरूम हो और अपना ही टॉयलेट भी वहां पर बनाया गया हो। और ये सारी चीजें हाई रेस्ड ग्राउंड पे बनाई जाती थी ताकि हाइजीन यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। और दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम भी टाउन प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर जो कि पक्के ब्रिक से बने थे, वहां से हर घर से जो ड्रेन है वो सर्विस लेन होते हुए मेन रोड के मैन होल्स में ज्वाइन होता था। और जो ये ड्रेन्स थे वो ढके हुए ड्रेन्स थे। और वो जो ढका जाता था नालियों को, वो पक्के ब्रिक से नहीं बल्कि ड्रूल ब्रिक से उसको ढका जाता था, ताकि खोल के बार बार उसको साफ किया जा सके। तो दोस्तों हाइजीन का कंसेप्ट भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। सीवेज सिस्टम, हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाता है। मॉडर्न टाइम में जैसे हम घर बनाते हैं इंग्लिश बॉन्ड टेक्निक को यूज करके, वैसे ही तब भी इंग्लिश बॉन्ड टेक्निक को यूज करके ही बनाया जाता था। इंटरलॉकिंग होती थी ईंटों की, ताकि इनके बीच में कोई सीपेज ना हो सके। सारी ईंटों की जो साइज थी जो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड थी। ब्रिक साइज एकदम स्टैंडर्ड 1:2:4 के रेशियो में हुआ करता था। तो दोस्तों ब्रिक सिस्टम, हाइजीन और ड्रेनेज सिस्टम, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन के। और दोस्तों टाउन प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ड्रेनेज सिस्टम ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम में नालियां जब बनाई जाती है तो स्लोप का ध्यान रखा जाता है, ताकि जो पानी है वो एक डायरेक्शन में बहे, रिवर्स डायरेक्शन में पानी ना बहे। इसीलिए स्लोप का ध्यान भी रखना जरूरी है। और इसी स्लोप को ध्यान में रखते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, जो कि ये दर्शाता है कि तब के लोगों के पास भी साइंटिफिक नॉलेज था कि ड्रेनेज का स्लोप कैसे मेंटेन करना है। इसी के साथ दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स देखे जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाउन होगा मोहनजोदाड़ो, जो कि सबसे बिगेस्ट टाउन है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सबसे ज्यादा सील्स इसी जगह से पाए गए हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट सील जो है वो है पशुपति सील, जो कि पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाया गया। और इसी पशुपति सील से ये भी पता चलता है कि शिव भगवान की पूजा यहाँ इस समय से शुरू हो चुकी थी। और इसी के साथ दोस्तों सील के अलावा एक बियर्डेड मैन जो कि प्रीस्ट के होने का यहाँ पर एविडेंस है। और डांसिंग गर्ल से हमें यहाँ के कल्चर का पता चलता है। बोट और ऑक्स कार्ट हमें सील पर देखने को मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी थी। और इसी के साथ हमें कॉटन भी मोहनजोदाड़ो से कॉटन के एविडेंस भी मिले हैं। ग्रेट ग्रेनरी का एविडेंस हमें यहाँ से मिलता है। और ये जो ग्रेट ग्रेनरी है, ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग है। ग्रेनरी वो जगह होती है जहाँ पर हम ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, और ये सरप्लस एग्रीकल्चर को भी इंडिकेट करता है। यानी कि जो एग्रीकल्चर हम करते थे वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा करते थे, सरप्लस में करते थे, तो उनको स्टोर करने के लिए ग्रेनरी में रखा जाता था। और ट्रेड भी इसी वजह से संपन्न यहाँ पर था। वहीं दोस्तों अगर एक और इम्पोर्टेंट बात की जाए मोहनजोदाड़ो की, तो यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ भी अपर टाउन में देखने को मिलता है। इसका आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये रिचुअल के लिए एक पॉन्ड की तरह था, जिसमें नीचे पॉन्ड में उतरने के लिए हमें स्टेयर्स मिलते हैं। अगल-बगल यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम मिलता है। पानी को अंदर डालने के लिए और बाहर निकालने के लिए इनलेट और आउटलेट मिलता है। वाटर टाइट ट्रीटमेंट यहाँ पर किया गया है ताकि कहीं से पानी की सीपेज लीकेज ना हो। वहीं दोस्तों ये इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो का। उसी के साथ दोस्तों जो दूसरा इम्पोर्टेंट टाउन है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो खुद हड़प्पा है, जहाँ पर हमें ग्रेनरी देखने को मिला है। और इस ग्रेनरी में हमें कॉटन भी मिला है। और इसी के साथ दोस्तों ग्रेव यार्ड भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। R37 नाम की जो सिमिट्री है वो हड़प्पा में जहाँ पर हमें मिला, वहाँ पर एक कॉफिन बोरियल हमें देखने को मिला, जहाँ पर वुडन कॉफिन में बॉडी को दफनाया गया है। और जहाँ पर यहाँ पर 40 पॉट्स में उस बॉडी के जो व्यक्ति वो रहा होगा उसके सामानों को रखा गया है। और ये कहीं और नहीं हड़प्पा में ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर ब्यूरियल सिस्टम ऑफ हड़प्पा पर हम ध्यान दें, तो जब दफनाया जाता था तो लोगों को उनके सामान के साथ दफनाया जाता था। पॉट्स में उनके सामान को रख दिया जाता था और दफना दिया जाता था। दोस्तों आज जब वहाँ की खुदाई होती है और पॉट्स में जो सामान मिलते हैं, उससे उस वक्त की कल्चर के बारे में पता चलता है। उस समय के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी सोसाइटी की, इसके बारे में पता चलता है। और अगर सबसे कॉमन ब्यूरियल जो हड़प्पा में था उसको देखा जाए, तो वो एक्सटेंडेड ब्यूरियल था। एक्सटेंडेड ब्यूरियल में बॉडी को लेटा के उसके अगल-बगल उसके सारे सामान पॉट्स में भर के रख दिए जाते हैं। और इसमें जब बॉडी को लेटाया जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि जो हेड होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और जो फीट होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ब्यूरियल सिस्टम चलता था। और ये बाद में ट्रेडिशन भी बन गया। और आज भी जब हिंदू क्रीमेट करने जाते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का ध्यान रखा जाता है। और सोते वक्त भी जो बेड की पोजीशन होती है उस वक्त भी हिंदू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो अगला ब्यूरल इम्पोर्टेंट ब्यूरल सिस्टम है वो सिंबॉलिक ब्यूरल है, जिसका एविडेंस हमें कलिबंगन में देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ ग्रेव देखने को मिलता है, उसके साथ कुछ पॉट्स देखने को मिलते हैं जिसमें उसके सामान रखे हों, लेकिन कोई बॉडी या फिर कोई ग्रेन उस सिंबॉलिक ब्यूरल के साइड से हमें नहीं मिला है। ऐसा हो सकता है कि जिसको वहां पर दफनाने जिसका सामान वहां दफनाया गया है उसकी बॉडी रिकवर ही ना हो पाई हो, और उसकी याद में वहां पर उसके सामान को बरी कर दिया गया हो। इसी के साथ दोस्तों उसके ऑनर में ग्रेवयार्ड बनाया गया हो सिंबॉलिक बोरियल में, ये हमें देखने को मिला है। वहीं लोथल में अगर देखा जाए तो सबसे पहला एविडेंस मिला है ट्विन बेरियल का। ट्विन बेरियल में एक ही जगह पर जहां दफनाया गया है दो बॉडीज को दफनाई गई हैं। बहुत फॉरेनर इसको सती सिस्टम का एविडेंस भी बताते हैं, लेकिन हम इसको एग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो दो बॉडियां यहाँ पर दफनाई गई हैं उनका सेक्स क्या है, उनका लिंग क्या है, ये हमें पता नहीं है। और हो सकता है कि एक मेल और एक फीमेल जो दफनाए गए हैं वो हस्बैंड वाइफ भी ना हो। तो दोस्तों ये हम कह नहीं सकते कि सती सिस्टम का एविडेंस है, और इसीलिए हम इसको एग्री नहीं करते हैं। इसी के साथ अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूरियल सिस्टम को आप देखें तो सम पीपल से देयर वेर इनक्रेमेशन सिस्टम आल्सो। कुछ लोग कहते हैं कि जलाया भी पहले जाता था, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि इनक्रेमेशन सिस्टम हम ऐसा मानते हैं कि आर्यन के समय से शुरू हुआ, क्योंकि आर्यंस जो थे वो अग्नि की पूजा करते थे।
जो दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो है कलिबंगन, जो कि राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ पर हमें मैदान में हल जोतने के मार्क्स मिले हैं। और ये जो मार्क्स हैं वो बोथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में है, और इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है दोस्तों। वर्टिकल मार्क्स जो है वो ब्रॉडर है हॉरिजॉन्टल मार्क्स से, और ये इस बात को साबित करते हैं कि तब एक ही समय में दो क्रॉप उगाने की जो एडवांस नॉलेज है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के पास कलिबंगन में थी। 2 अनाज को वो एक साथ उगाते थे। और इसी के साथ दोस्तों जो अगला इम्पोर्टेंट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है वो है सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात के कच्छ में है। और यहाँ पर हमें हॉर्स बोन कुछ लोग बताते हैं देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर डिसएग्रीमेंट भी है हिस्टोरियंस में, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स नहीं था ये कहा जाता है। इसके साथ दोस्तों जो अगला इम्पोर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है वो है ढोलावीरा, जहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है रिजर्वायर, जो कि ये बताता है कि तब भी वाटर हार्वेस्टिंग पर लोगों का ध्यान था। और ढोलावीरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इकलौता ऐसा साइट है जो कि 3 पार्ट में ये टाउन बटा हुआ था, अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। और इसी के साथ यहाँ पर स्टेडियम के होने का भी एविडेंस है। स्टेडियम एक स्मॉल ग्राउंड था जिसमें नीचे उतरने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बनाई हुई थी, और उसी सीढ़ियों पर बैठकर लोग इवेंट्स को देखा करते थे। इसी के साथ जो दोस्तों एक दूसरा जो साइट इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो भी गुजरात से है, जो कि लोथल है, जहाँ पर ट्यूब वेल्स देखने को मिले हैं, डॉक यार्ड देखने को मिला है, सील भी यहाँ पर हमें पर्शियन सील देखने को मिलता है, जिससे ये पता लगता है कि पर्शिया से हमारे ट्रेड चल रहे थे। और पर्शिया का सील लोथल में देखने को मिला है, जिसमें इंटर रिलेशन साबित होता है कि कच्छ में यानी कि गुजरात के लोथल में और पर्शिया के बीच में इंटर रिलेशन था, चाहे वो ट्रेड को लेकर के हो। और इसी के साथ लोथल में हमें बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है, और हमें बड़े बड़े फर्नास मिले हैं बहुत सारे, जहां पर बीड्स जो है वो फिनिश्ड और अनफिनिश्ड फॉर्म में थे। यानी कि दोस्तों एक इंडस्ट्री जहां पर बड़ी बड़ी भट्टियां हैं, जहां पर मोतियां फिनिश्ड और अनफिनिश्ड फॉर्म में है, ये अगर हमें कहीं मिली है तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोथल में मिली है। और इसी के साथ दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर्ड, व्हेन डिस्कवर्ड, विच साइट, ये हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जानने की जरूरत नहीं है कि लोथल हो या कलिबंगन हो, इनको कब डिस्कवर किया गया और किसने डिस्कवर किया। तो दोस्तों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कवर कर लिया है। सारे इंपॉर्टेंट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स हैं ये हमने कवर कर लिया है। अब जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल लाइफ कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो दोस्तों एक समय ये माना जाता था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा एम्पायर रहा होगा, जिसको एक कोई किंग जो है वो रूल करता होगा। और लेकिन आज हम इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एम्पायर का जो कंसेप्ट है उसमें वॉर और कनकर जैसी चीजें एसोसिएटेड है, कि मतलब युद्ध करके जीत करके एम्पायर बनाया गया होगा। लेकिन हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि हड़प्पन पीपल जो थे वो पीसफुल थे, वॉर करना उनके चरित्र में नहीं था, वो पीसफुल लोग थे। तो एम्पायर के कंसेप्ट को हम आज डिस्कार्ड कर देते हैं। और अगर मान भी लिया गया कि एम्पायर होगा तो कोई राजा रहा होगा, और राजा जो है वो किले में रहे होंगे, लेकिन किसी ऐसे बड़े प्लेस जिसको किला कहा जा सके इसका कोई एविडेंस हमें अभी तक नहीं मिला है। कोई बड़ा ब्यूरियल ग्राउंड भी हमें नहीं देखने को मिला है। इसके साथ दोस्तों हड़प्पन फॉलो डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन हड़प्पा के लोग फॉलो करते थे, लेकिन कोई टेम्पल देखने को नहीं मिला है। दोस्तों पॉलिटिकल सोशल लाइफ अगर हड़प्पन पीपल की देखी जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ा एक एम्पायर था जिसमें राजा रहा करता था, बल्कि यहाँ पर लोग जो थे वो पीसफुल थे, और राजा के किसी किले का एविडेंस हमें नहीं मिला है। और लोग यहाँ पर पीसफुल होने के साथ साथ बहुत अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, लेकिन कोई टेम्पल हमें यहाँ पर नहीं मिला है। जो आज का बिलीफ है वो हम ये मानते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो बहुत सारे स्टेट्स को जोड़कर बना था, और जो कि मर्केंटाइल क्लास यानी कि मर्चेंट्स के रूल में ये स्टेट्स चलते थे। यानी कि ये जो स्टेट्स हैं, मान लो मोहनजोदड़ो, कलीबंगन, ये सब अलग अलग स्टेट्स रहे होंगे जो कि जिसको मर्केंटाइल क्लास रूल कर रहा होगा। और इन सारे इलाकों में हमें एक ही मोहर, एक ही स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें सेम मिली हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अलग अलग स्टेट में तो बटा हुआ था, लेकिन ये सारे
सारे हड़प्पन साइट्स इकोनॉमिकली यूनाइटेड थे और यूनिफ़ॉर्मिटी भी इन सारे हड़प्पन साइट्स पर देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हड़प्पन पीपल के सोशल लाइफ़ पर ध्यान दिया जाए, तो जो लोग थे वो क्लियरली ये कहा जा सकता है कि अमीर और गरीब दोनों प्रकार के लोग सोसाइटी जो है वो अमीर और गरीब के बीच बटी हुई थी, क्योंकि हमने आपको कहा जो टाउन है वो एक लोअर टाउन था और एक सिटाडेल पे बना अपर टाउन था, जहाँ वीआईपी और एडमिनिस्ट्रेटर रहा करते थे और जो पुअर लोग थे वो लोअर टाउन में रहा करते थे। हमें बिग हाउस और स्मॉल हाउस दोनों के एविडेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिले हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हमें इस सिविलाइजेशन में मिलते हैं, जिसमें कुछ लोग आर्किटेक्ट रहा करते थे, कुछ लोग ट्रेडर्स थे, कुछ लेबर्स थे, कुछ किसान थे, कुछ ट्रांसपोर्टर्स थे, आर्टिसंस थे और सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर देखने को मिले। और हम ये नहीं जानते कि कोई इंटर रिलेशनशिप इनके बीच में था कि नहीं, छुआ-छूत यहाँ से शुरू था कि नहीं, और इसी के साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि कास्ट और वर्ण सिस्टम यहाँ पर था कि नहीं, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स थे वो ज़रूर इंडस वैली सिविलाइजेशन में अवेलेबल थे। ये हो सकता है कि कास्ट और वर्ण हड़प्पा से ही शुरू हुआ हो, लेकिन इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। और दोस्तों अगर हमसे ये कहा जाए कि हड़प्पन का जो कंटिन्यूटी है आज के ज़माने में प्रेज़ेंट टाइम में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी है उसका एग्ज़ाम्पल दिया जाए, तो वो भी दिया जा सकता है। हड़प्पा के जो लोग थे वो एक एन्जॉयमेंट और हैप्पी लाइफ़ को व्यतीत करते थे और जो वुमेन्स थी वो ज्वेलरी की शौकीन थी, चाहे वो चूड़ियाँ हो या पायल हो, जो आज भी वुमेन आज भी चूड़ियाँ और पायल पहनती हैं। इसकी शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हो चुकी थी। अगर आप राजस्थान में भील ट्राइब की लेडीज़ को देखें, तो वो गले में आज भी बैंगल्स पहनती हैं। आज जो है वो चूड़ियाँ पहनना वैवाहिक जीवन का सिंबल है, लेकिन तब क्या वो मैरिज को इंडिकेट करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में? इसके बारे में हमको नहीं पता, इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों चूड़ियाँ जो है, चूड़ियाँ और ये पायल, ये बैंगल्स, एंकलेट, ये सारी चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू हो चुकी थी, जो आज के ज़माने में भी देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों के न्योर जो एक अमेरिकन स्कॉलर था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताता है कि जो लेडीज़ थी वो बहुत स्मार्ट थी। जब हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो फिर यहाँ पर जो ग्लास के जो जितने भी बैंगल्स थे उनको तोड़ दिया जाता था, लेकिन जो सिल्वर गोल्ड के बैंगल थे उनको वो अपने पास ही रखती थी। और इसी के साथ दोस्तों टेराकोटा पेंटिंग यानी कि कच्ची मिट्टी की जो फिगरेंस बनी होंगी, इससे भी बहुत सारी चीज़ों का पता इस सिविलाइजेशन के सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है, पेंटिंग के बारे में पता चलता है। और फिगरेंस में कहीं जगह देखा गया कि सर पे रेड कलर का पेंट है जिसको सिंदूर कहा जाता है, जो आज की डेट में भी ये कंटिन्यू होता है हिंदू कल्चर में। और इसी के साथ कमरबंद आज भी महिलाएं पहनती हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही शुरू हो चुका था। और पूरी दुनिया में हम कहीं ऐसा नहीं देखते कि महिलाएं ज्वेलरी को लेकर महिलाओं में इतनी फॉन्डनेस हो, इतनी चाहत हो। और इसी के साथ दोस्तों आज भी ये सारे के सारे जो श्रृंगार पटार के सामान है, जो ये कल्चर है, वो कंटिन्यू देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का आज के टाइम में क्या कंटिन्यूटी है, तो इन चीज़ों के एग्जाम्पल को दिया जा सकता है। इसी के साथ चंडीगढ़ का एग्जाम्पल टाउन प्लानिंग में कंपेयर किया जा सकता है। और ये सारी की सारी चीज़ें इंडियन है, इंडियन नेचर की है। तो दोस्तों इतना ज़बरदस्त सोसाइटी, इतना एडवांस सोसाइटी इंडियन कैसे हो सकता है? यही ब्रिटिशर्स के लिए गले की हड्डी बनी हुई थी। वो इस बात को निगल नहीं पा रहे थे कि इतनी हाई लेवल की सोसाइटी इंडियंस की रही होगी। तो वो इस आर्गुमेंट को देते थे कि मेसोपोटामिया से कॉपी किया गया है, लेकिन हमारे हिस्टोरियंस ने इस मिथ को भी तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया यह मैं आपको सेकंड लेक्चर में या फिर थर्ड लेक्चर में बता चुका हूँ। तो दोस्तों अब अगर दूसरी चीज़ों की बात की जाए इसी सिविलाइजेशन में, तो कॉपर मिरर का भी एविडेंस हमें मिलता है। शीशे भी इस वक्त के लोगों के पास हुआ करते थे, कंघियाँ हुआ करती थी। और इसी के साथ लोथल में हमें सूरमा यानी कि एंटी मनी रॉड भी जो आंखों में लगाया जाता है, उसका भी एविडेंस मिला है। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि आज भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हैं और हड़प्पन कल्चर और ट्रेडिशन आज भी कंटिन्यूड है। इसके साथ दोस्तों गेम्स भी तब खेली जाती थी। चेस का एग्जाम्पल हमें लोथल से देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, जो डाइस खेले जाते हैं उसका भी क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल डाइस का एविडेंस हमें देखने को मिला है। और वैदिक पीरियड में इन गेम्स को खिलाने के लिए अलग से
टीचर यहाँ पर रखे जाते थे जो इन गेम्स को सिखाया करते थे। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से ये बात साबित होती है कि हम जो इंडियन हैं वो पीसफुल लोग थे, वॉर में बिलीव नहीं करते थे और डाइस का गेम खेल के ही हम जो है वो शहर को या तो राज्य को या तो जीत जाते थे या हार जाते थे। महाभारत में भी आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि गेम से ही कई सारी चीज़ें जीती जा सकती थी और कई सारी चीज़ें हारी जा सकती थी। तो दोस्तों हम पीसफुल लोग थे, लेकिन महाभारत में सबसे बड़ा युद्ध भी कुरुक्षेत्र में जो हुआ उसको उसके लिए भी महाभारत को याद किया जाता है। लेकिन इस चीज़ के लिए भी याद किया जाना चाहिए कि डाइस के गेम से ही काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी, लेकिन अपमान का बदला कुरुक्षेत्र के मैदान में ही लिया गया। उसी के साथ दोस्तों बच्चों के खेलने की भी कई सारी चीज़ें हैं। हाथी, इसी के साथ बंदर के टेराकोटा फिगरेन्स और बजाने के लिए सीटी और काफ़ी सारी चीज़ें, झुंझुना भी यहाँ पर मिला है जिससे बच्चे खेला करते होंगे और इसकी कंटिन्यूटी हम आज भी अपने टाइम में, मॉडर्न टाइम में देख सकते हैं। दोस्तों रिलीजन की बात की जाए तो रिलीजन था ज़रूर, लेकिन कोई टेम्पल देखने को नहीं मिला है। अलग-अलग ट्रेडिशन यहाँ के लोग फॉलो किया करते थे। मदर गॉडेस यानी कि माँ भगवती की पूजा हुआ करती थी। एक टेराकोटा फीमेल फिगरीन हमें मिला है जिसमें ऑर्नामेंट्स पहनी हुई एक महिला है और पूजा यहाँ पर जो जो वर्शिप है, गॉडेस वर्शिप, इसके एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पन एक सील में एक वुमन के वोम से प्लांट इमर्ज हो रहा है जिसको गॉडेस ऑफ वेजिटेशन वेजिटेशन के नाम से उनको पूजा जाता है और इसी के साथ ये जो ट्रेडिशन है ये आज भी कंटिन्यूड है। आज भी हम नेचर को पूजते हैं। इसी के साथ प्रोटो शिवा के वर्शिप का भी एविडेंस हमें मिला है। प्रोटो यानी कि ओरिजिनल ओरिजिनल शिवा की जो वर्शिप है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरू हो चुकी थी। इसका हमें एक सील मिला है, वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें एक जो हॉर्न है और योगिक पोजीशन में प्रोटो शिवा इनको माना गया है। ये बैठे हुए हैं और इनकी इनकी 3 आँखें भी हैं और अगल-बगल यहाँ पर जानवर हैं। तो ये दोस्तों पशुपतिनाथ, क्योंकि यहाँ पर अगल-बगल पशु हैं तो पशुपतिनाथ इनको कहा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि शिवा की जो पूजा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरू हो गई है। हो सकता है कि इनिशियली जो शिवा थे उनके गर्दन में साँप ना हो पीछे और सर पर चंद्रमा ना हो, लेकिन जो ये सील मिली है इसमें जो एक व्यक्ति योगिक पोजीशन में बैठा हुआ है इनको प्रोटो शिवा कहा गया है। दोस्तों यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रोटो शिवा की वर्शिप तब से शुरू है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरू है और ये हमें कई सील्स में देखने को मिला है जहाँ पर एक व्यक्ति योगिक पोजीशन में बैठे हैं और वहाँ पर अगल-बगल उनको एनिमल्स ने घेरा हुआ है। सर पर सींग है, 3 फेसेस हैं तो 3 आँखें भी होंगी और जॉन मार्शल इसको कहते हैं कि ये मॉडर्न शिवा की तरह है और वो एक स्टेप और आगे जाके कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था तब शिवलिंग की भी पूजा होती थी, लेकिन इसको हम एग्री नहीं करते। वहीं दोस्तों एनिमल वर्शिप का भी एविडेंस हमें देखने को मिला है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेक्रेड एनिमल है जिसकी पूजा हो रही है और ये एनिमल वर्शिप का एविडेंस हमें सील से देखने को मिला है। ऑन सील्स मैनी एनिमल्स आर शोन इन फ्रंट ऑफ माउथ ऑफ एनिमल काइंड ऑफ बास्केट हैंगिंग फॉर रिचुअल फीडिंग, यानी कि दोस्तों इनके रिचुअल फीडिंग के लिए बास्केट यहाँ पर हंग है और इससे ये पता लगा है कि उस समय में भी जानवरों की पूजा भी होती थी। ट्री वर्शिप का सील भी हमें मिला है जहाँ पर एक पीपल ट्री देखने को मिलता है और उस पीपल ट्री पर एक आदमी है जिसको पीपल गॉड माना गया है और एक आदमी झुककर वहां पर पूजा कर रहा है। और इसी के साथ एनिमल सेक्रीफाइस का भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें इसका भी एविडेंस मिलता है। सील पर ऐसा देखने को मिला है कि कोई व्यक्ति तलवार से एनिमल को खींच रहा है और इसी के साथ ग्रेट बाथ के साथ हम रिचुअल बाथ को भी एसोसिएट करते हैं कि तब हड़प्पन सिविलाइजेशन में रिचुअल यानी कि रीत के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से स्नान किया जाता था, जो आज भी कंटिन्यूड है। दोस्तों टुडे वी गो टू पॉन्ड रिवर फॉर रिचुअल वर्शिप और उस समय भी जो मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ है वहां पर रिचुअल बाथ हुआ करता था। ऑल्सो ए स्वास्तिक सिंबल फाउंड, वी डू नॉट नो वेदर इट वाज ऑस्पिशियस नेचर और वर्ड। एक स्वास्तिक यानी कि ये वाला सिंबल जो हिंदी में बहुत, जो हिंदू ट्रेडिशन में बहुत ही ऑस्पिशियस है, वो तब भी हमें मिला है, लेकिन क्या वो ऑस्पिशियस नेचर का था या क्या था इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ब्यूरल सिस्टम पे हम बात कर चुके हैं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये हुआ करता था। अगल बगल व्यक्ति के सामान को रख दिया जाता था जो कि लाइफ आफ्टर डेथ को इंडिकेट करता है। इसी के साथ स्मॉल सील्स में हमें देखने को मिली है ताबीज देखने को मिला है
जो कि लोगों के सुपरस्टिशियस होने की तरफ भी इशारा कर देता है। और इसी के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ, डाई नहीं हुआ, ये भी हम आज कह सकते हैं, क्योंकि आज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे बीच में देखने को मिलता है। इसके साथ दोस्तों अगर इकोनॉमिक कंटिन्यूटी की बात की जाए कि तब कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो आज भी कंटिन्यू है, तो एग्रीकल्चर हम देख सकते हैं। व्हीट, बार्ली, मिलेट, ये सारी चीजें आज भी उगाई जा रही हैं और इनकी शुरुआत जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही हो चुकी है। सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ जिसको ट्रेड में यूज किया गया। एनिमल फूड का भी बेनिफिट देखने को मिला। कहीं माल न्यूट्रिशन का हमें एक भी स्केलेटन ऐसा नहीं मिलता है जिसको देखकर हम कह सकें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग माल न्यूट्रिशन से ग्रसित थे। और इसी के साथ सारी की सारी स्केलेटन लोगों के वेल बीइंग होने की ओर इशारा करते हैं। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों उस वक्त भी थे और आज भी ये हो रहे हैं। दोस्तों इसीलिए एक बड़ी बात अगर कही जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया लेकिन वो एंड नहीं हुआ, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी हड़प्पन कल्चर हमारे बीच में है। और दोस्तों इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड के कारण सारी चीजें हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। बार्टर सिस्टम पर काम चलता था। हमने लोगों को फूड दिया तो हमें कॉपर मिला और इसी के साथ बार्टर सिस्टम वहां पर चल रहा था। और गोल्ड भी हमें सेंट्रल एशिया से, इसी समय में हमारे पास गोल्ड भी आ गया सेंट्रल एशिया से। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में कोलर माइन से गोल्ड की खुदाई की गई, लेकिन इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। सिल्वर इंडिया में नहीं, जवाहर हिल, उदयपुर कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इंडिया से नहीं, बाहर से ही आया। और मोस्टली जो सिल्वर है वो इराक से यानी कि मेसोपोटामिया से आया। इसी के साथ जो कॉपर तब हम जानते थे, हमने आपको बताया था कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी मेटल है ये हम जानते थे आयरन को छोड़ के। लेकिन ये जो कॉपर है ये हमें इंडिजिनसली अवेलेबल था। राजस्थान के खेतरी माइन से इसकी माइनिंग होती थी। और जो टिन था वो अफगानिस्तान से आया। तो दोस्तों इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड का ये फायदा हुआ कि बाहर से जो प्रीशियस मेटल थे वो हमारे पास आए। सम प्रीशियस स्टोन यानी कि लपिस लजूली, ये हम याद रख सकते हैं, ये भी हमारे पास अफगानिस्तान से आया और काबुल से आया। इसी के साथ कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं जो अगेट और कार्नेलियम है। अगेट और कार्नेलियम गुजरात के राजपीपला माइन से निकल के आए। और ज्यादातर जो मोती और जो माला है वो इन्हीं दो मटेरियल का, अगेट और कार्नेलियम, जो कि सेमी प्रीशियस स्टोन है, इसके हमें देखने को मिले। इसी के साथ दोस्तों शंख भी, जो कोस्टल एरिया से जो शंख लोग कलेक्ट करते थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे इस सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। और गुजरात से हम इवोरी को भी, जिसके कॉम्स हमने देखे कि कैसे इवोरी कॉम्स के लोग वहां पर यूज करते थे, वो हमें गुजरात के गिर से मिल जाता था। और इसी के साथ दोस्तों फॉरेन ट्रेड का भी एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड हमें यहाँ पर होता था। मैनी हड़प्पन गुड्स फाउंड इन मेसोपोटामिया, हड़प्पा के बहुत सारे गुड्स मेसोपोटामिया में देखने को मिले। बहुत सारे सील्स, डाइस, अगेट, कार्नेलियम, ये सारी बीड्स मेसोपोटामिया में है, यानी कि ये सारी चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट होकर के गई होंगी। ऑल्सो कंफर्म बाय इंस्क्रिप्शन ऑफ मेसोपोटामिया, में एक अभिलेख से भी ये कंफर्म होता है कि मेसोपोटामिया और भारत के बीच में अच्छे ट्रेड संबंध थे। इसी के साथ दोस्तों मेसोपोटामिया यूज्ड टू गेट गुड फ्रॉम 3 प्लेसेस, 3 जगह से मेसोपोटामिया को गुड्स मिलते थे, उसमें एक हड़प्पा भी है। और इसी के साथ कॉपर, इवोरी बॉक्स, बीट्स ऑफ अगेट एंड कार्नेलियम, वुड्स ऑफ डिफरेंट काइंड और बर्ड्स, ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चली हैं कि ये सारी चीजें जो है वो इंडिया से मेसोपोटामिया की तरफ भेजे जाते थे। व्हाट इंडिया इंपोर्टेंट फ्रॉम मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से इंडिया में क्या चीजें आती थी, तो उसका आंसर होगा सिल्वर। और लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं जो कि इंडिया में नहीं थे, वो बाहर से ही मंगाए गए होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन से एरिया है जहां पर हड़प्पा के गुड्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसका आंसर होगा मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारी जगहों पर हमारे सामान एक्सपोर्ट होकर के जाते थे। और हमारे पास इजिप्ट और चाइना से ट्रेड का, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इजिप्ट और चाइना के साथ ट्रेड हुआ हो, इसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं है, लेकिन इन सारी जगहों पर हमारे वस्तुएं एक्सपोर्ट होकर के
जाया करती थी। वहीं दोस्तों ट्रेड विद आउटसाइड, एग्रीकल्चर, इंटरनल ट्रेड, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ ग्रो कर रही थी। और इसी के साथ हड़प्पन आर्ट एंड क्राफ्ट पर हम तीसरे वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।